नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है और कैसे पूरी दुनिया में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, इस खबर को दिखाएंगे आपको विस्तार से। साल 2023 क्या क्या उम्मीदें लेकर आया है भारत के लिहाज से, इस विषय पे न्यूज नाइट में आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिसंबर 2022 में जीएसटी संग्रह में दिखा इजाफा, 1,49,000 करोड़ रुपए का रहा कुल संग्रह। साल 2021 के मुकाबले दिसंबर महीने में संग्रह में दिखी 15% की वृद्धि। साल 2023 के पहले दिन लोगों का जश्न, सड़कों पर दिखा लंबा लंबा जाम। पूजा व धार्मिक स्थलों पर दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। दिल्ली, जयपुर, मनाली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार। मच्छल सेक्टर में जवानों के बीच पहुंचे सेना प्रमुख, उनके बीच काटा केक और मनाया जश्न। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बीती रात सड़क दुर्घटना का सनसनीखेज मामला आया सामने। स्कूटी सवार युवती की हुई मौत। कार चालक आरोपियों ने 4 किलोमीटर तक पीड़िता को घसीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जैन तीर्थ स्थल श्री संवेद शिखर जी को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने पर जैन समाज का व्यापक विरोध। दिल्ली, मुंबई, अलीगढ़ सहित कई जगहों पर किया प्रदर्शन। झारखंड सरकार पर फैसला वापस लेने का दबाव बढ़ाया। यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने नैतिक आधार पर दिया इस्तीफा। महिला जूनियर कोच ने लगाए थे 2 दिन पहले ही उन पे आरोप। एसआईटी के हवाले मामले की जांच। सड़क दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। देहरादून के अस्पताल में पहुंच जाना उनका हालचाल। 26 जनवरी को हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को उत्तराखंड सरकार करेगी सम्मानित। दुर्घटना के वक्त उन्होंने ही की थी ऋषभ पंत की मदद। बीसीसीआई की मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। अब राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए योयो टेस्ट के साथ डेक्सा टेस्ट में भी पास होना होगा जरूरी। खिलाड़ियों को आईपीएल के मैच खेलने और देश के मैचों में विश्राम करने की नहीं मिलेगी इजाजत। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी बुंडे गांव में एक निजी कंपनी में विस्फोट होने की खबर आ रही है, जिसको लेकर हम तस्वीरों का जिक्र भी करेंगे, किस तरीके से तमाम जो खबरें। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर से शुरुआत ये करते हैं कि कैसे अर्थ जगत के मोर्चे पर एक आज बेहतर खबर देखने को मिली है। नए साल में जीएसटी के मौके पर अच्छी खबर यह है कि दिसंबर महीने में जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी किए गए, जिससे साल 2022 के आखिरी महीने में जीएसटी कलेक्शन में बीते साल यानी साल 2021 के दिसंबर की तुलना में 15% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 1,49,000 करोड़ रुपए रहा। बीते 10 महीनों से लगातार जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ से ज्यादा का बना हुआ है। अगर नवंबर महीने के जीएसटी संग्रह से तुलना करें तो भी इसमें इजाफा देखने को मिला है। नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,46,000 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2022 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जीएसटी अप्रैल के महीने में 1,68,000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। दूसरे नवंबर पर अक्टूबर महीने में 1,52,000 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन दर्ज किया गया था। और बात नए साल के जश्न की। 2 साल के बाद नए साल का जश्न इस बार पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत में भी लोग बीते 2 साल कोविड की वजह से जश्न नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार भारत के कोने कोने से साल 2023 के स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं। हर कोई अपनों के साथ नए साल का स्वागत कर रहा है, तो वहीं लोग अपनी आस्था के अनुसार अपने पूजा स्थल जाकर भी दुआएं मांग रहे हैं। बच्चों और युवाओं का जोश खास तौर से देखते ही बनता है। साल 2023 का भारत में पहला दिन और पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ चमकता हुआ सूर्य। पंजाब से लेकर पुरी तक और कोलकाता से मुंबई तक। ऊपर से रविवार,
ऐसे में उल्लास दोगुना चौगुना क्यों ना हो। देश के हर छोटे बड़े शहर कस्बों तक में लोग खासे उत्साहित नजर आए। जाके मंदिर देखेंगे, जगन्नाथ में दर्शन करेंगे। नवे साल दियां बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मौसम साफ है, धुंध नहीं हैगी और शीत लहर भी चल रही है। पहले देखते हैं देश के बड़े शहरों में कैसा रहा पूरा दिन। बीती रात लोगों ने जहां जमकर पार्टी की, तो वहीं साल के पहले दिन तकरीबन सभी शहरों में लोगों ने पूजा स्थलों का रुख किया और सुख समृद्धि स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। सिलीगुड़ी से तिरुवनंतपुरम तक और अमृतसर से मदुरई तक अपनी अपनी आस्था और परंपरा के मुताबिक लोगों ने मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में जाकर आराधना की। अपने परिजनों और राष्ट्र के लिए उन्होंने मंगल कामनाएं की। वाराणसी का काशी विश्वनाथ हो या मदुरई का मीनाक्षी अम्मा का मंदिर या फिर अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ जमा रही। मैं अतुल बोल रहा हूँ, मैं भाईंदर से आया हूँ। अराउंड 2 किलोमीटर बड़ी लाइन है, 3-4 घंटा हो गया मुझे लाइन में लगे हुए, बट लाइन में आ गए, अभी दर्शन हो गए, बढ़िया दर्शन हो गए एकदम से। कि यहाँ पर हम जो भी मनोकामना रखते हैं वहाँ पर संपन्न रूप से परिपूर्ण हो जाता है। यहाँ लोटस टेम्पल में घूमने आए फैमिली के साथ में, हमें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों में लोगों ने पार्क, पर्यटक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों का भी रुख किया। कई जगह पर भीड़ और ट्रैफिक से स्थिति चरमराती भी नजर आई। कोलकाता के प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल पर सुबह से ही आगंतुकों का तांता लगा रहा, तो वहीं मनाली रोहतांग मार्ग पर पर्यटकों की लंबी कतार नजर आई। जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों पर भी पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जम्मू के डोडा इलाके में भी लोग भारी संख्या में पहुंचे। ये साल हम लोगों का सबका अच्छे से बीते, हम लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, समृद्ध रहे। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम अभी? सोलंग वैली में, बट एज यू सी ट्रैफिक की वजह से थोड़ा हम रुक चुके हैं। बट मनाली इतना अच्छा है कि जहाँ पे भी रुक जाते हैं एंजॉय तो कर सकते हैं यार। सो वैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे साइड में। राजधानी दिल्ली का भी हाल कमोवेश ऐसा ही रहा, जहां लोगों ने इंडिया गेट, कनॉट प्लेस पर जमकर आउटिंग की। लोटस टेम्पल के आसपास भी लोग काफी नजर आए। भारी भीड़ और ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही इंतजाम किए हुए थे। वहीं नई दिल्ली नगर निगम क्षेत्र को विशेष तौर पर नव वर्ष के मौके पर सजाया संवारा गया था। एनडीएमसी ने दिल्ली की कई जगहों पे फूलों की बहुत सुंदर प्रदर्शनी लगा रखी है। यहाँ पे हजारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं और सेल्फी पॉइंट के तरीके से इसको यूज कर रहे हैं। मंडी हाउस में हम देख सकते हैं G20 के लोगों पे ये दर्शाया गया है, जिसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2023 को यादगार बनाने के लिए यहाँ पे कई सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं, खूबसूरत तस्वीरें खींच रहे हैं। नव वर्ष के मौके पर बीते 2 साल 2021 और 2022 में कोविड का साया था। उन सालों में पाबंदियां थी। वजह यही है कि साल 2023 लोगों के लिए कई खुशियां भी लेकर आया है, इसलिए जरा सा मौका मिला और लोग उमड़ पड़े जश्न के लिए। लेकिन लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जश्न के रंग में सावधानी और सुरक्षा से समझौता ना हो। सड़क यातायात नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, अपने आसपास बच्चों का विशेष ख्याल रखें और बहुत ज्यादा भीड़ की स्थिति से भी बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां देश में लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, तो वहीं देश के जवान सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। भारतीय सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे LOC के मच्छल सेक्टर पहुंचे और जवानों के बीच नया साल मनाया। सेना प्रमुख न सिर्फ जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके हालचाल भी जाने। एक तरफ जहां पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, वहीं भारतीय सेना के ये जवान सीमा पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए दिन रात डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सीमा रेखा पर सेना के ये वीर जवान देश की सुरक्षा में सामान्य तापमान से -डिग्री सेल्सियस में देश की रक्षा में लगातार लगे हुए हैं। इन सब के बीच जवानों के हौसला अफजाई के लिए देश के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे LOC के मच्छल सेक्टर में जवानों के साथ नया साल मनाने पहुंच गए। अपनी जान की फिक्र किए बिना वतन की रक्षा में खड़े इन जवानों को सेना प्रमुख ने नए साल की शुभकामनाएं दी। ये हमारा इलाका
मुश्किल है, डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब आप मिलजुल कर यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये समझना है कि हमारी सबकी शक्ति वो इसी में है कि सब हम मिलजुल के काम करें। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने जवानों के साथ केक काटकर नए साल का उत्सव मनाया। उन्होंने जवानों की देश सेवा के प्रति उनके जोश की जमकर सराहना की। इसके साथ ही जवानों से देश की सेवा के साथ ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने मच्छर ब्रिगेड जो जमींदार खान गली है एलओसी के पास का एरिया है, वहां आज जो जवान है, भारतीय सेना के जवान हैं, उनके साथ नए साल को सेलिब्रेट किया और खास तौर पर उन्होंने जवानों को यहाँ साफ ये भी कहा कि आप समझ सकते हैं कि ये एरिया कितना अहम है और उनकी तैनाती इस इलाके में कितनी अहम है। जवानों से खास तौर पर इंटरेक्शन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वो इस इलाके में तैनात रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे। उनके परिवार वालों को, जवानों के परिवार वालों को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नए साल की शुभकामनाएं भी दी। कैमरामैन शिवम के साथ सुधीर यादव, मच्छर ब्रिगेड, जमींदार खान गली, एलओसी। और खबर दिल्ली से। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने बीती रात स्कूटी सवार एक लड़की को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, टक्कर के बाद असंवेदनशील कार सवार 5 युवकों ने लड़की को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। लोगों की चीख पुकार के बाद कार सवार लोगों ने कार रोकी और घायल अवस्था में ही युवती को छोड़कर फरार हो गए। लड़की की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुल्तानपुर इलाके का बताया जा रहा है। तो वहाँ की पुलिस ने जब कार नंबर से आइडेंटिफाई किया तो उसके ऑनर और जो कार के ऑक्यूपेंट्स थे उनके बारे में पता चला। जब हमने उनको एप्रीहेंड करके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुल्तानपुरी के इलाके में एक स्कूटी के साथ उनका एक्सीडेंट हुआ था और जहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ जब हमने वेरीफाई किया तो वहाँ पे एक स्कूटी टूटे हुए हालत में मिली भी थी और स्कूटी के नंबर से हमने विक्टिम को आइडेंटिफाई किया तो ये पता चला कि इंसिडेंट के टाइम में, एक्सीडेंट जो हुआ था उस समय स्कूटी से लड़की गिरी थी और बालेनो कार जिसमें एक्यूज सवार थे उसके नीचे आ गई थी और उसके साथ ड्रैग होते काफ़ी दूर तक गई थी। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। समाज में पूरी भागीदारी का सपना अब हो रहा है साकार। महिला सशक्तिकरण नीति रंग लाई, अगुआ बना बिहार। बिहार सरकार की ऐतिहासिक पहल से बिहार पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी में देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वर्तमान में बिहार पुलिस बल में 28,960 महिलाएं कार्यरत हैं, जो कुल पुलिस बल का 28% है। आरक्षी से लेकर उपाधीक्षक पद पर कार्यरत महिलाएं देश और समाज की सेवा में लगी हैं। ये भागीदारी ऐसे ही बनी रहे, इसके लिए 2013 से बिहार में पुलिस भर्ती में 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी, अब बदलेगी दुनिया सारी। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा जनहित में जारी। केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दिल्ली सहित भारत के कई शहरों में आज जैन समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी के इंडिया गेट पर झारखंड सरकार द्वारा गिरिडीह स्थित तीर्थ स्थल संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जैन समाज के लोगों का कहना है कि संवेद शिखर जी उनके बहुत बड़े तीर्थ स्थलों में से एक हैं। साथ ही पेड़ों की अवैध कटाई होगी वहां पर। इसके अलावा पत्थरों का भी अवैध खनन होगा। इन सब चीजों को देखते हुए उनके संतों का मोक्ष स्थान प्रदूषित हो जाएगा। जैन समाज के लोगों ने झारखंड सरकार को फैसला वापस न लेने पर प्रदर्शन और तेज करने की बात कही है। हमारी ये मांग है कि जो वो हमारा तीर्थ क्षेत्र है वो तीर्थ क्षेत्र ही रहे और वहाँ पर्यटन क्षेत्र ना बने और वहाँ पे मांस मदिरा जितनी भी अभक्त सामग्री का निषेध रहे। जिस प्रकार से पहले जैन लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं उसी हिसाब से रहे, वहाँ का स्वरूप चेंज ना करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने आज अस्पताल पहुंचे। गौरतलब है कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत शुक्रवार की सुबह दिल्ली से रुड़की के डेरा स्थित अपने घर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। उनकी कार अचानक डिवाइडर से टकरा गई और उसमें आग लग गई थी। काफी हद तक कार जल भी गई थी। गंभीर रूप से घायल पंत को गाड़ी से किसी तरह निकाला गया। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कैसे आगे चली। उनका कहना ये था कि मुझे लोगों ने वहाँ पर जैसे ही मुझे चोट लगी है तो लोगों ने मुझे बचाया है। सभी लोगों ने हेल्प करी है और ऋषभ खुद ही जो है सभी लोगों से सबका धन्यवाद कर रहे थे। महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी बोंडे गांव की एक निजी कंपनी में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारण अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और बचाव के प्रयास लगातार तेज कर दिए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। शिंदे ने कहा कि इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। मृतकों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। मामले की जांच भी की जाएगी। बड़ा हादसा है और जैसे ही पता चला हमारे पालक मंत्री दादा भूसे जी वहाँ तुरंत पहुंचे। कलेक्टर डिविजनल कमिश्नर से मेरी साथ बात हो रही थी लगातार। यहाँ रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की टीम को भी तैनात किया था और यहाँ पर 17 लोग घायल है, जख्मी है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। जो इंजर्ड है, जख्मी है, उनसे मैं खुद बातचीत करके आया हूँ। यहाँ के हॉस्पिटल के सब डॉक्टर उनके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पूरे इलाज यहाँ पर उनका ठीक तरह से होगा। इलाज का पूरा खर्च जो है सरकार उठाएगी और 2 लोग की मृत्यु हुई है उनको प्रति परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और दुर्घटना की जांच की जाएगी। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह के खिलाफ एक महिला कोच ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में खेल मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संदीप सिंह और महिला कोच विवाद में हरियाणा के डीजीपी ने एसआईटी गठित कर दी है। संदीप सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को खराब करने के लिए ये आरोप लगाए गए हैं। माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। केंद्र सरकार ने सिंगापुर और 5 अन्य देशों से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। चीन के अलावा अन्य 5 देश हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। चीन सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए अगले हफ्ते से कोरोना के खिलाफ नेगेटिव आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। गौरतलब है कि भारत में अगले महीने कोविड की स्थिति निर्णायक होने की आशंका के कारण ये कदम उठाया गया है। इन देशों में कोरोना के मामले बढ़ने के कारण भारत सतर्क हो गया है। देश के राज्यों ने किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे की भी समीक्षा की जा रही है। सिंगापुर से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे एक यात्री ने कहा कि हमें एयर सुविधा फॉर्म भरना था और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी थी।
हमें जैसे कि एक एयर सुविधा फॉर्म था वो हमने भरना था, तो वो चेक हुआ था। बाकी हमारा RT-PCR टेस्ट था वो चेक कर रहा था कि नेगेटिव है कि नहीं। जिनका 28 से पहले का है, जैसे कि 3 दिन से पहले का है, तो उनका दोबारा से मतलब RT-PCR हो रहा है। यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सबकी चेकिंग हो रही है अच्छे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के ISC का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। इस आयोजन के दौरान सतत विकास, महिला सशक्तिकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान भी होंगे। ISC का 108वां वार्षिक सत्र राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, जो इस वर्ष अपनी शताब्दी भी मना रहा है। केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना आज से लागू हो गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार नई योजना के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2023 में 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना अधिनियम का प्रभावी और एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ इस योजना से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। नई योजना से खाद्य सुरक्षा में एकरूपता और स्पष्टता भी आएगी। इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करती है। सरकार का यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और आज हम एक विशेष तौर पे इस बात पे चर्चा भी करेंगे कैसे साल 2022 तक अपने आप में कई क्षेत्रों में भारत ने नई उपलब्धियां हासिल की और 2023 के लिए कैसे एक नई उम्मीद की किरण लेकर हिंदुस्तान के लिए आया। इस विषय पे हम विस्तार से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तमाम क्षेत्रों में, चाहे राजनीति की बात हो, अर्थ जगत की बात हो, सामाजिक योजनाओं की बात हो या फिर भारत के रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते कदमों की बात हो। तमाम प्रकार से कैसे खासकर 2022 में एक बड़ा आधार तैयार हुआ है और 2023 के लिए एक नई उम्मीद दिखाई पड़ी है कि भारत और
और बेहतर करता नजर आएगा। न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक नज़ीर बनेगा। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए, उनका हम परिचय आपसे कराते हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा सुधाकर दास संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ अजय मिश्र हैं संवाददाता हमारे साथ में। ओम प्रकाश दास हमारे सहयोगी हमारे साथ, चारों लोग जुड़ गए हैं। और अगर बात की जाए शैलेंद्र मिश्र की, तो लगातार राजनीतिक खबरों पर विशेष तौर पे रिपोर्टिंग करते रहे। अजय मिश्र की बात की जाए तो अर्थ जगत के एक पुरोधा के तरीके से वो लगातार बारीकी से नजर रखते हैं। साथ ही साथ सुधाकर की बात की जाए तो महत्वपूर्ण घटनाक्रम, खासकर से सामाजिक आर्थिक जो घटनाएं बढ़ती हैं आगे, किस तरह से उस पर नजर रखते हैं। और ओम प्रकाश दास हमारे साथ में हमारे एक एंकर भी हैं, साथ ही साथ डिफेंस की खबरों को बड़ा बारीकी से समझते हैं। आप चारों का स्वागत है। और किस तरह से आगे भारत के लिए उम्मीदों का एक सफर की शुरुआत अब यहां से आज 1 जनवरी 2023 से होती है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। शैलेंद्र, शुरुआत अगर आपसे करें तो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान, ऐसे में भारत के लोकतंत्र की जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर नजर रहती है। 2022 की जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा है उसने क्या कुछ बड़े संकेत दिए, क्या एक नया आधार तैयार किया है जिसको लेकर 2022 याद किया जाएगा, और 23 के लिहाज से कैसे उसकी एक उम्मीद बनती है? शैलेंद्र। आनंद, देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि 2022 को अगर आप देखें तो हमने देखा कि देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली, और उस लिहाज से आप देखें कि भारत के लोकतंत्र ने दिखाया कि उसकी जड़ें जो है कितनी गहरी हो चुकी है। तो वो एक बहुत बड़ी घटना रही 2022 में। और राजनीतिक दलों के लिहाज से देखें तो 7 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 5 राज्यों में बीजेपी को बहुत सफलता हासिल हुई। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक तरह से कहें कि जो सरकार बदलने का रिवाज था वो पलट गया। 5 साल के बाद फिर से वापसी बीजेपी की शानदार हुई। और दिसंबर में जब 8 तारीख को हमने देखा कि चुनावी नतीजे है गुजरात और हिमाचल के, तो गुजरात में एक ऐतिहासिक सफलता बीजेपी ने देखी जो गुजरात के गठन के बाद किसी भी राजनीतिक दल को हासिल नहीं हुई थी। तो उस लिहाज से देखें तो बीजेपी का सफर बहुत, एक तरह से कहें, बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सहारे और पार्टी के मजबूत संगठन के सहारे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के हाथ से कहें तो पंजाब की सत्ता गई। हालांकि साल के अंत में हिमाचल में जरूर वो जीत पाए, लेकिन पार्टी उठापटक का शिकार रही। आप देखें, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ी। अब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं गिरते जनाधार को कांग्रेस पार्टी के रोकने के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि विपक्ष का जो चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी और एक तरह से वही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। तो उस लिहाज से आप देखें तो बीजेपी का सफर सफलता भरा रहा और कांग्रेस के लिए चुनौती दर चुनौती देखने को मिली 2022 में। अब जब हम 23 में खड़े हैं तो 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर पूर्व के तमाम अहम राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, राजस्थान है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे जो इलाके हैं, वहां जो राज्य हैं, वहां हम जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस कई चुनौतियों का सामना कर रही है। तो इस साल कांग्रेस को अपने उन राज्यों को बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि हम चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता फिसलती जा रही है राज्य दर राज्य। तो वो एक चुनौती 2023 में देखेंगे कांग्रेस। बिल्कुल शैलेंद्र, हम 2023 की चुनौतियों पर भी आप विस्तार से बात करेंगे। मैं आता हूं आपके पास में, हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, लगातार अर्थ जगत की खबरों को बहुत आम भाषा में हम तक रखते आए। अजय, आपसे फिर समझना चाहेंगे कि 2022 अर्थ जगत का जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ा सा कठिन होती, कई बार समझ से बाहर होती, लेकिन आसान शब्दों में समझाएं तो किस तरह से एक बड़ी उम्मीद का एक आधार तैयार कर गया, क्योंकि उससे पहले के 2 साल कोविड को लेकर एक बड़ा मुश्किल भरे रहे थे। बिल्कुल आनंद जी, नमस्कार। और अगर आप 2022 को परिभाषित करने की कोशिश करें अर्थ जगत के मोर्चे पर, तो ये एक मंदी के संकेत का साल कहा जा सकता है। बहुत सारे देशों ने ये स्पष्ट तौर पर नहीं कहा कि वो मंदी में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आप देखें तो अमेरिका की 2 क्वार्टर की इकोनॉमी नेगेटिव जोन में हमें आती हुई दिखाई दी है। यूके की इकोनॉमी 3 क्वार्टर्स में नेगेटिव जोन में पहले ही जा चुकी है। इसी तरह से जापान और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 0 के करीब ग्रोथ दिखाती हुई दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात की जो चीन, जिसको कि दुनिया का एक बड़ा आर्थिक केंद्र माना जाता था डिमांड के लिहाज से, सप्लाई के लिहाज से, वो हमको एक ऐसी स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहा है जिसमें आशंका के बादल काफी गहरे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो साल है 2022, उसको आप आर्थिक मोर्चे पर संकट का साल कह सकते हैं, मंदी के संकेत वाला साल कह सकते हैं। उसमें भारत एक सबसे ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरा है। ये पूरी
दुनिया में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। करीब 7% की दर से विकास इसने किया है। और अगर अभी 6 महीने की बात करें इस साल की, तो 9.7 करीब 10% की जो विकास दर हमें दिखाई दी है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं दिखाई दी है। ये पहली बात है। दूसरी बात, भारत ने तकनीक के लिहाज से कई सारे ऐसे मुकाम हासिल किए जो बहुत चुनिंदा देशों के पास हैं। मिसाल के तौर पर हमने 5G की शुरुआत की, जो केवल 3 से 4 देशों के पास है। एंड टू एंड 5G टेक्नोलॉजी, भारत ने साबित किया कि उसके पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है। और कोविड के बाद 5G का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बना सकता है। इस साल हमने ये देखा कि पूरी दुनिया में महंगाई की दर लगातार बढ़ी, क्योंकि फूड क्राइसिस और फ्यूल क्राइसिस, इन दोनों ने ही महंगाई को जन्म दिया। और महंगाई की वजह से ब्याज दरें बढ़ी। ब्याज दरों की वजह से एक नया संकट खड़ा हुआ, जिसमें सभी लोग मंदी की चपेट में आ गए। तो ये साल दुनिया को काफी बड़ा सबक दे करके गया है कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए सभी को एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। और इसी साल मिली भारत को G20 की अध्यक्षता, जिसने अब भारत उन तमाम आर्थिक मोर्चों पर जो चुनौतियां हैं पूरी दुनिया के सामने, उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 1 साल के लिए भारत G20 की अध्यक्षता रहेगा। और निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा मौका है भारत के लिहाज से दुनिया की तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान में एक सहयोग के साथ आगे बढ़ते हुए जाने का। सुधाकर दास हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुधाकर, अगर सामाजिक ताने बाने के लिहाज से बात की जाए, सामाजिक योजनाओं के लिहाज से बात की जाए, तो भारत में बीते कुछ वर्षों में गरीबी लगातार कम हुई है। अत्यंत गरीबी के आंकड़ों में भी कमी आई है। ऐसे में यह सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि लोग सशक्त हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं और इसका सीधा एक बड़ा असर होता है कि सामाजिक योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। किस तरीके से बड़े बदलाव की एक उम्मीद दिखाई पड़ी है, का आधार तैयार हुआ है? बिल्कुल, देखिए, और पीएम मोदी के शब्दों में कहे तो भारत कर्तव्य पथ पर बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद साल 2023 के लिए भी आप कह सकते हैं। ऐसी चीजें जिसके बारे में बीते कई दशकों में सोचा नहीं गया, किसी सरकार ने उस तरह से नहीं सोचा, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। अब जो बुनियादी जरूरतें हैं, शौचालय हो, पीने का साफ पानी मिले, घर की सुविधा मिले। और देखिए आंकड़े इस बात का गवाह है, 11 करोड़ 86 लाख टॉयलेट बीते 8 वर्षों में इसी रफ्तार से कि ये सैचुरेशन हो, हर एक व्यक्ति जो उसका लाभार्थी है उसको वो सुविधा मिले। 4.25 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, चाहे ग्रामीण हो या शहरी, सिर्फ गांव की चिंता नहीं, शहर भी बराबर का हिस्सेदार। शहरों में भी गरीबी की उसी तरह से चिंता। पानी की देखिए, हम जानते हैं कि हाल ही में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था, हर घर तक साफ पीने का पानी पहुंचाने की योजना, और 3.23 करोड़ था जो करीब 20 करोड़ घरों में से सिर्फ 3.25 करोड़ घरों तक पहुंचा था। आज करीब 11.25 करोड़ घरों तक साफ पीने का पानी पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी से काम हुआ तो साल 2022 में हुआ है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसी तरह की तेजी, चाहे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हो, ज्यादा से ज्यादा गरीबों को मुद्रा के जरिए या फिर स्वनिधि के जरिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए पैसा उनको लोन देने की कोशिश हो। अब मुद्रा में सबसे ज्यादा आप देखिए, अजय ज्यादा बेहतर बताएंगे कि सबसे ज्यादा पैसा वापस आता है। गरीब पैसा लेते हैं, अपना उद्योग खड़ा करते हैं और वो पैसा बैंक को वापस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी अगर 2014 से आज तक अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा उनका फोकस रहा है तो वो गरीबों के कल्याण को लेकर, वो आप गरीब कल्याण अन्न योजना, उसका हम जानते हैं कि उसको अगले साल के अंत तक उसको बढ़ा दिया गया है। मुफ्त में अनाज देश भर के गरीबों को वो मिलता रहेगा। तो इस तरह की चीजें आप 2023 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीदों का साल सामाजिक मोर्चे पर 2023 रहेगा। बिल्कुल। ओम प्रकाश दास हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, अगर हम रक्षा के क्षेत्र के लिहाज से बात करें तो भारत लगातार आत्मनिर्भरता को हासिल करता हुआ आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आप लगातार इसको रिपोर्ट करते रहते हैं। बड़ी बात अगर देखी जाए तो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि साहब, शांति स्थापित करने के लिए शक्ति संतुलन होना बड़ा जरूरी है और उस लिहाज से भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, अपनी दम पर शक्ति हासिल भी कर रहा है शांति स्थापना के लिए। किस तरह से आप देखते हैं इसको? बिल्कुल आनंद, अगर मोटे तौर पे समझे तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये कि क्या चुनौतियां हैं, चाहे सीमाओं पर चुनौतियों की बात करें जो दो तरफा हैं,
या फिर वैश्विक जो रणनीतिक जिस तरह से भू राजनीति बदल रही है उसमें किस तरह से उसके लिए भारत की तैयारियां हैं, और दूसरा कि हमारे सैन्य बल कितना तैयार हैं। सबसे पहले अगर सैन्य बलों की बात करें तो लगातार इस बात की कोशिश है कि जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसका रुख मोड़ा जाए और वो मोड़ा जाए अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाए। यूक्रेन के युद्ध को हम जानते हैं किस तरह से 1 साल होने जा रहा है, अगले 24 फरवरी को हो जाएगा। इसने पूरी दुनिया को और भारत को भी ये सिखाया है कि किस तरह से रक्षा तैयारियां अपने बल पर होनी चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां कब क्या रूप लेंगी ये कोई नहीं जानता। तो हालांकि इसकी प्रक्रिया मेक इन इंडिया के जरिए 2014 से ही हो चुकी थी, लेकिन कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत और उसकी जब प्रक्रिया शुरू हुई और रक्षा क्षेत्र ने जिस तरह से उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी वो एक मार्के की बात है। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो हमने देखा कि जनरल विपिन रावत के समय से इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी, वो है थिएटराइजेशन, यानी एकीकृत कमांड बनाने की योजना। इस पे बात हो रही थी, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति बनाने की बात हो रही थी, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक वो जमीन पर नहीं उतर पाया है। तो जिस तरह से हम चुनौतियां देख रहे हैं, जिस तरह से थिएटराइजेशन की बात है, जिस तरह से हथियारों को अपने बल पर विकसित और अपने इनोवेशन के जरिए उसे आगे बढ़ाने की बात है, कई स्तरों पर हमने बहुत कुछ किया साल 2022 में और साल 2023 उसी के आधार पर आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर यह पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन कई रणनीतिक फैसले लेने हैं जो मैंने बताया, जहां थिएटराइजेशन की बात हो, आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस तरह से कई क्षेत्रों में, चाहे वो एरोस्पेस की बात हो, और भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि निर्यात के तौर पे, एक निर्यातक के तौर पे भारत आएगा 2025 तक $25 बिलियन का भारत निर्यात करेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 5 सालों में 300% से ज्यादा रक्षा उत्पादों का हमने 75 देशों को निर्यात किया है। तो एक एकीकृत रूप से सोचा जा रहा है, कई रणनीतिक फैसले लेने हैं जिसको लेकर साल 2023 पे निश्चित तौर पर निगाह रहेगी, और निगाह रहेगी जिस तरह से भारत का एमएसएमई सेक्टर, रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, वो किस पड़ाव तक जाता है, और इस निर्यातक बनने की जो भूमिका भारत देख रहा है उसमें कहां तक उसकी भूमिका आगे बढ़ पाती है। बिल्कुल, डिफेंस सेक्टर में जो तमाम रिफॉर्म्स भी लिए गए सरकार ने, निश्चित तौर से ओम प्रकाश जो आप बात करें उसका एक बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ा। हम शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, अगर 2022 के लिहाज से बात की जाए तो जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें 2 राज्यों की ज्यादा चर्चा, इस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में वापसी होना और गुजरात की इतनी प्रचंड जीत, इन दोनों में एक मोटे तौर पे एक बात और भी निकल के आई कि जो लाभार्थी वर्ग का एक नया परिभाषा है उसको भी बल मिलता नजर आ रहा है कि साहब जब आप बिना किसी भेदभाव के योजनाओं को जमीन पे बेहतरी से उतारते हैं तो शायद ऐसे ही नतीजे आते हैं। किस तरह से आप देखते हैं? आनंद, देखिए 34 साल बाद उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की, किसी मुख्यमंत्री की 5 साल बाद सत्ता में रहने के बाद वापसी हुई, और उत्तराखंड में रिवाज बदला, गुजरात में जो बहुत चर्चा हुई, हम जानते हैं कि 27 वर्षों से बीजेपी का जो सफर है वो आगे भी जारी रहा, तो और एक बहुत बड़े रिकॉर्ड से बीजेपी जीती। तो निश्चित तौर पर जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, इन चुनावों ने दिखाया कि प्रो इनकम्बेंसी भी बहुत उसी तरह से तेज हो सकती है। जनता का समर्थन मिलता है अगर सुशासन देखने को मिलता है, अगर योजनाओं को सही तरीके से जमीनों पर उतारा जाता है, पहुंचाती है। चाहे वो कोरोना के दौरान हमने देखा कि कल्याण अन्न योजना के तहत जनता को मुफ्त अनाज दिया गया, तमाम आधारभूत योजनाओं के जरिए प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया गया। साथ ही साथ जो सब्सिडी की तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सीधे खाते में पैसा गया, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर बाकी योजनाएं। तो निश्चित तौर पर उसका एक असर दिखा कि एक नया वर्ग, एक नया समर्थन आता बीजेपी के समर्थन में खड़ा हुआ, क्योंकि उसे लगा कि चुनौतियों से अगर कोई दल बेहतर तरीके से निपट सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और अगर राज्य को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है और कानून व्यवस्था बेहतर रखी जा सकती है, क्योंकि हमने देखा उत्तर प्रदेश में यह बहुत बड़ा मुद्दा था, और गुजरात में भी ये कहा गया कि एक भी दिन कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी दंगा नहीं हुआ।
पिछले 2 दशकों में देखें और जिस तरह से 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए गए, तो जनता का उस पर भरोसा दिखा और यही वजह है कि इस तरह के नतीजे आए गुजरात और उससे पहले उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, 2023 की चुनौतियों का भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक आधार तैयार होता है। अजय, अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर तो भारत ने सर्विस सेक्टर की अपनी महारत से मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में तेजी से कदम बढ़ाते हुए एक मोमेंटम दिया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कैसे भारत में ढांचागत विकास को बहुत तेज गति दी जा रही ताकि जो व्यापार का एक पूरा आधार है उसको तैयार किया जा सके। आपको लगता है कि ये एक बड़ा एक आधार तैयार हुआ जो 2023 में इसमें और एक मोमेंटम हमको दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। भारत को अगर निवेश का केंद्र बनाना है, भारत को अगर विकास की धुरी बनाना है दुनिया की, तो सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का जो तमगा हमें हासिल हुआ है उसको बरकरार रखना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने एक्सपोर्ट्स को और मजबूत करना होगा। रुपए की कमजोरी से हमें थोड़ा फायदा मिला है, लेकिन इसे और इंप्रूव करने की जरूरत होगी। आगे जाते हुए जो बुनियादी ढांचे पर फोकस है, हमें उम्मीद है कि जो बजट आने वाला है और चुनाव के पहले का ये उससे पहले पूर्णकालिक बजट, अंतिम पूर्णकालिक बजट होगा, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से जन कल्याण की योजनाओं पर फोकस के साथ साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस जरूर रहेगा। दुनिया को निवेश का केंद्र बनाए रखने के लिए, निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए भारत की जो विकास यात्रा है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय अनुशासन के मोर्चे पर, वो वित्त मंत्री जरूर बनाए रखने की कोशिश करेंगी। और जो हमने करके दिखाया डिजिटल पेमेंट्स के इकोसिस्टम में, जो हमने करके दिखाया एयर इंडिया जैसे बड़े विनिवेश की जो प्रक्रिया करीब करीब 60-70 सालों से अटकी हुई थी, उसको बिना किसी परेशानी के सॉल्व करने में, जो हमने दिखाया बैंकों की एनपीए की समस्या जो लगातार 10-15 सालों में हमने देखी, उसको एक रिकॉर्ड स्तर तक नीचे लाने में, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में, ये सारा कुछ फोकस रहेगा। लेकिन बात घूम फिर करके वही आती है कि भारत में कैसे निवेश बढ़े, भारत में निवेशकों का विश्वास कैसे बढ़े और हम कैसे सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का जो अपना जो वर्चस्व है उसको हम कैसे बरकरार रखते हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती रहेगा। और भारत उन तमाम आर्थिक मोर्चों पर समाधान खोजने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। और G20 उसका एक बड़ा माध्यम है। फिर से दोहराता हूं, जब सितंबर में शिखर वार्ता होगी तो वो शायद 2023 का एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग एक्सरसाइज होगा भारत के लिहाज से, और भारत को काफी कुछ हासिल होने जा रहा है 2023 में। बिल्कुल, और शायद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हम बात कर रहे हैं, लगातार उस दिशा में भी तेजी आके बढ़ेंगे। सुधाकर, अगर सामाजिक लिहाज से बात की जाए, सामाजिक योजनाओं को बेहतरी से लागू करने की बात की जाए, तो सबसे बड़ा हथियार टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन यानी तकनीक का इस्तेमाल रहा। डीबीटी जैसी स्थितियों को हमने इस्तेमाल किया, जैम के माध्यम से पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते तक पहुंचा। और शायद इसीलिए से हजारों लाखों करोड़ रुपए बचाए गए और वो जनता के फायदे के इस्तेमाल किए गए। भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ, पारदर्शिता बढ़ी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए 2023 में भी ये यात्रा जारी रहने की उम्मीद है। हम जानते हैं कि सामाजिक योजनाओं की अगर बात करें तो खासतौर पे पीएम मोदी खुद उस पर संवेदनशीलता से नजर रखते हैं। वो डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करके, तो उसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया। ये जो रिकॉर्ड काम हो रहा है गरीबी हटाने को लेकर, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर, और ये यात्रा आगे जारी रहने की उम्मीद। डीबीटी का आपने जिक्र किया, 26 लाख करोड़ रुपए सीधे आम लोगों के खाते में पहुंचे बिना किसी भ्रष्टाचार के या किसी को कोई कमीशन दिए बिना, और ये बहुत बड़ी राशि है। ये सब आम लोगों के सीधे खाते में पहुंचे हैं। ठीक इसी तरह से जो अन्य योजनाएं भी हैं उसमें भी आप टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन आपको दिखाई दे सकता है। खासतौर से डिजिटल हेल्थ को लेकर बात की जा रही है। हम जानते हैं आयुष्मान भारत कितना सक्सेसफुल रहा है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किस तरह से आज पूरे देश भर में स्थापित हो गए हैं। लगभग दोगुने मेडिकल कॉलेज देश में खुल गए हैं। मेडिकल सीट्स की किस तरह से संख्या बढ़ गई है। कृषि में खासतौर से टेक्नोलॉजी का प्रयोग काफी बढ़ने वाला है। 2.25 करोड़ ई नाम के जरिए जो किसान ई नाम पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो व्यवसाय कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से आज हम टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर कंट्री में शामिल हो गए। तो 2023 में जो टॉप 5 कृषि निर्यातक देश में शामिल हो, इस तरफ यात्रा बढ़ सकती है। प्राकृतिक खेती पर बहुत ज्यादा जोर हो सकता है। युवाओं के लिए 2023 बहुत अच्छा साल रहने वाला। हम जानते हैं कि 10 लाख जॉब्स का जो टारगेट है
उसके लिए सख्त निर्देश पीएम मोदी ने दिए हैं सरकारी नौकरियों के लिए, और लगातार हर महीने हम लगातार देख रहे हैं कि इसको लेकर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा साल 2023 रहने वाला है। जी ओम प्रकाश, अगर बात की जाए किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि एक मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है सेना के लिहाज से, वो तब दिखाई पड़ता है जब आप सेना के साथ खड़े नजर आते हैं। उस लिहाज से बहुत कुछ चीजें बदली हैं बीते कुछ वर्षों में। 2022 में हमने सफर लगातार देखा। आपको लगता है कि आज भारत अपनी दम पर, जिस प्रकार से INS विक्रांत जैसे हमने बनाया, एक तरीके से पूरा युद्धपोत बनाया, साथ ही साथ LCS जैसे विमान हम अपने लिए अपनी दम पर खुद तैयार कर रहे हैं, तमाम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो हम स्वदेशी तरीके से बना रहे हैं, क्या ये एक मनोबल बढ़ाने वाला न सिर्फ सेना के लिए बल्कि देश के लिए एक मोमेंटम देने वाला पल? बिल्कुल, मनोबल की बात करें तो सेना जो हमारी सीमाओं पर तैनात है, अब मसलन हमने चाहे देखा हो गलवान की घटना देखी हो या अभी हमने देखी तवांग की घटना देखी हो, एक बात संदेश साफ है कि सरकार पूरी तरह से सेना के साथ है। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जिस हद तक जाया जा सकता है वहां तक सरकार तैयार है। सरकार ने यह दिखाया है कि किस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति, चाहे वो तैयारियों के लिहाज हो या फिर जो भविष्य में जो चुनौतियां हैं उसको लेकर तैयारियों की बात हो। अब मोटे तौर पे आप यही समझिए कि जिस तरह से जिस बदलाव की प्रक्रिया से हमारे सैन्य बल गुजर रहे हैं, मसलन कि हमने देखा कि जो मानव संसाधन जो प्रबंधन है उसकी शुरुआत हुई है अग्निवीर योजना के जरिए। जो पूर्व सैनिक हैं उनका किस तरह से OROP के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। इसके अलावा जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है उसमें कैसे आमो खास लोग शामिल हुए, मसलन की निजी क्षेत्र, छोटे छोटी कंपनियां, MSME के सेक्टर भी उसमें शामिल हुए। इसके अलावा सरकार ने यह साफ तौर पर कहा कि अब जिस तरह से जो वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, भारत का व्यापार जिस तरह से बदल रहा है और जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरह से जो दखलंदाजी और नियम आधारित नौवहन की जो पूरी प्रक्रिया है, भारत की नौसेना की वहां भी उस तरह की भूमिका है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब जो भारतीय सेना है वो सिर्फ जो सीमा पे तैनात, जो सीमा पे जो चुनौती देने वाले दुश्मन है वो नहीं, अब वैश्विक परिस्थितियों में एक ग्लोबल भूमिका भारत की है, वैश्विक भूमिका है, और उसमें सेनाओं की मजबूती, तैयारी, वो उसकी एक बड़ी पहचान होती है। एक बड़ा संदेश वहां से भी निकल कर आता है, क्योंकि हमारे हित पूरी दुनिया में अब हैं और उसको उसकी रक्षा के लिए हमारे सैन्य बल, हमारी तैयारी, तमाम तरह की बातें हैं। और भारत ने एक बात स्पष्टता से सामने रख दी है आर्यन, वो ये कि चाहे वो कोई भी नीश क्षेत्र हो, कोई भी ऐसी तकनीक का क्षेत्र हो, रक्षा तकनीक का क्षेत्र हो, भारत उस तकनीक को हासिल कर सकता है, अपने दम पे उसका विकास कर सकता है और उसे पूरी दुनिया के सामने रख सकता है। और साल 2023 उसका एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। बिल्कुल ओम प्रकाश, और जो तमाम बातों का जिक्र आपने किया उसमें एक बात यह भी जोड़ना चाहेंगे, कैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर कैसे सेना की सहूलियत के लिए जो ढांचागत विकास उसको कैसे तेज गति से बढ़ाया गया 2022 में हमने देखा, और वो एक विकास का जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र आपका, सुधाकर आपका, इसके अलावा अजय आपका और ओम प्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विषय पे तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड
कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के राजस्व मंत्री के निधन पर संवेदना जाहिर की है। राजस्व मंत्री नरेंद्र चंद्रदेव वर्मा का रविवार दोपहर अगरतला में निधन हो गया। वे बीते 2 दिन से ब्रेन स्ट्रोक से जूझ रहे थे और उनका इलाज गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में चल रहा था। वे IPSFT पार्टी से थे और सत्ताधारी दल के साथ सरकार में शामिल थे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा है कि श्री NC वर्मा जी आने वाली पीढ़ियों के बीच हमेशा एक जमीन से जुड़े एक मेहनती नेता के रूप में जाने जाएंगे। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया। त्रिपुरा के विकास के लिए उनका योगदान काफी अहम है। उनके निधन से दुख पहुंचा है। उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। ओम शांति। और अब नजर डालते हैं देश कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के सीकर जिले में 3 वाहनों की भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल थे। अनिल लाहोटी ने आज रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिनांक 1 जनवरी 2023 से अनिल लाहोटी की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेलवे बोर्ड के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। NIA ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम के एक हाई स्कूल में पूर्व विधायक गुरचरण नायक के 2 बॉडीगार्ड की हत्या और हथियार लूटने के मामले में 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। ये मामला पिछले 5 जनवरी का है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शुरू की गई दिरांग स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान की एक अभियान टीम ने पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों की यात्रा करने वाली पहली टीम बन गई है। इसके साथ ही पहले प्रत्येक राज्य के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने रविवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया। इस ऐलान से सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़कर 38% हो जाएगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ के मेगा हाईवे पर विसरासर गांव में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल एक शख्स को बीकानेर के पल्लू अस्पताल रेफर किया गया है। नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के एक वृद्धाश्रम में आज आग लगने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। दिल्ली दमकल विभाग ने बताया कि 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और आग पर काबू पा लिया गया है। विभाग ने बताया कि आग सुबह लगी और दमकल की 4 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए भेजा गया था। आज भारतीय दूतावास में इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ऑफ नेपाल और एम्बेसी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन किया गया। 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में आयोजित होगा प्रवासी भारतीय दिवस। और बात क्रिकेट की। BCCI ने आज मुंबई में हुई समीक्षा बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह, भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मौजूद रहे। बैठक में खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट पर चर्चा हुई। समीक्षा बैठक में सीनियर टीम के चयन प्रक्रिया के लिए कुछ सिफारिशें सामने आई हैं। टीम में चयन के लिए योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट चयन मापदंड का हिस्सा होंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI साल के पहले ही दिन एक्शन में नजर आई। BCCI ने साल 2023 में भारतीय क्रिकेट को लेकर रविवार को मुंबई में एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव जय शाह, भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा मौजूद रहे। बैठक के दौरान ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के रोड मैप के साथ साथ खिलाड़ियों की उपलब्धता, कार्यभार प्रबंधन और फिटनेस मापदंडों जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर भी मुहर लगाई गई। समीक्षा बैठक में सीनियर टीम के चयन प्रक्रिया के लिए कुछ सिफारिशें सामने आई हैं। टीम में चयन के लिए योयो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट चयन मानदंड का हिस्सा होंगे। अब खिलाड़ियों को टीम इंडिया में एंट्री पाने के लिए योयो और डेक्सा टेस्ट पास करना होगा। योयो टेस्ट के माध्यम से खिलाड़ियों की फिटनेस और स्टेमिना की जांच की जाती है। इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता है।
वहीं डेक्सा स्कैन शरीर संरचना और हड्डियों के स्वास्थ्य को मापने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। इसके अलावा उभरते हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में चयन के योग्य होने के लिए पर्याप्त घरेलू सत्र खेलना होगा। बीसीसीआई ने कहा कि पुरुषों के एफटीपी और आईसीसी वनडे 2023 विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एनसीए आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर आईपीएल 2023 में भाग लेने वाले लक्षित भारतीय खिलाड़ियों की निगरानी के लिए काम करेगा। इस मीटिंग में 2022 में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में हार और T20 विश्व कप में भारत के सेमीफाइनल में हारने पर भी चर्चा हुई। साथ ही बैठक में तय किया गया कि टीम के अहम खिलाड़ियों के अगर चोटिल होने की संभावना है तो उन्हें आईपीएल से दूर रखा जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सैन्य हवाई अड्डे के पास एक बड़ा धमाका हुआ। हमले में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। यह विस्फोट उत्तरी तखार प्रांत की राजधानी तालुकान शहर में हुए एक विस्फोट से के 3 दिन बाद ही हुआ है। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के सफर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा।